चलो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ठीक है। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स अगेन देयर अ क्लास ऑफ वीक डायूरेटिक्स, ठीक है। जैसा नाम है, ये क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू इनहिबिट द एंजाइम विच इज कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की एक्टिविटी मेनली कहाँ पे होती है, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। सी वी हैव टू टाइप्स ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, टू आइसोफॉर्म्स, वन इज 4, वन इज 2, टाइप 4 एंड टाइप 2। क्या करेंगे, जस्ट सी दिस डायग्राम, ठीक है। अगेन दिस इज द ट्यूब्यूलर सेल, उसके राइट साइड में दैट इज द ल्यूमेन, जो हम PCT DCT कहते हैं, वो ल्यूमेन है, और उसके लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर है। ल्यूमेन के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस टाइप 4 होती है, राइट। सो व्हाट विल दैट डू, कैन यू जस्ट सी दैट रिएक्शन, व्हाट इट इज डूइंग, H2CO3 जो बन रहा है, H2CO3 कैसे बन रहा है, H आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन। कैन यू सी एवरीबॉडी, सो H आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन को कंबाइन बाइंड करके H2CO3 बनता है, उसको जो स्प्लिट करती है एंजाइम, दैट इज टाइप 4CA, कार्बोनिक एनहाइड्रेस टाइप 4। इट विल कॉज ब्रेकडाउन ऑफ H2CO3 इनटू वाटर एंड CO2, ठीक है। So now this water and CO2 can easily diffuse across this tubular cell. Okay, so ions might not diffuse freely, but water and CO2 can diffuse. So now this water and CO2 will move inside the tubular cell. Now it is inside the cell. ठीक है। अब सेल में क्या हुआ, फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस टाइप 2, now it is type 2 which is inside the cell. It will act on water and CO2, again it is going to form H2CO3. ये वापस स्प्लिट होगा H आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन, राइट। तो ये हम जो कर रहे हैं प्रोसेस, डूइंग अनडूइंग, इसका फायदा क्या हुआ, इफ यू कैन अप्रिशिएट फर्दर, ये बाइकार्बोनेट आयन सेल के अंदर जो है, ये सोडियम के साथ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला गया, जहां से वो ब्लड में चला जाएगा। तो इवेंचुअली ये सारी प्रोसेस जो हो रही है, वो क्यों हो रही है, जो बाइकार्बोनेट ट्यूब्यूल के अंदर था, विच हैड एंटर्ड द ट्यूब्यूल थ्रू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वो वापस ब्लड में जा रहा है। अब वो सीधे तो जा नहीं सकता बिकॉज ऑफ इट्स पोलैरिटी, नेगेटिवली चार्ज है, तो इजीली 2 बार तो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर नहीं पाएगा, उसके पास अपना कोई चैनल भी नहीं है। तो उसको हमें ब्लड में पहुंचाने के लिए ये लंबा प्रोसेस करना पड़ा कि पहले CO2 बनाया, CO2 प्लस वाटर, उसको सेल के अंदर लेके गए, उसका फिर आयनिक फॉर्म में स्प्लिट किया, फिर हमारे बेजोलेटरल सेल पे हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट सिम्पोर्टर होता है, वो इसको सोडियम के साथ ब्लड में ले जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमारे ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स है, दीज डायूरेटिक्स, व्हाट विल दे डू, सिंपल, it is going to inhibit the enzyme that is carbonic anhydrase. अब सोच लो कि जो जो काम कार्बोनिक एनहाइड्रेस कर रही थी वो ब्लॉक हो जाएगा, तो अल्टीमेटली नेट रिजल्ट क्या होगा, बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सो देयर विल बी मोर लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट इन द ट्यूब्यूल्स, यूरिन में, ठीक है। तो यूरिन का पीएच क्या हो जाएगा, एल्कलाइन, इंक्रीज की डिक्रीज कैसे ही बता दूं, एल्कलाइन होगा। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स आर दोज डायूरेटिक्स। पहली चीज ये है कि दे आर गोइंग टू इनहिबिट द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट, देयर विल बी रिड्यूस्ड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट इन PCT। तो यूरिन में देयर विल बी मोर बाइकार्बोनेट, क्योंकि बाइकार्बोनेट इंक्रीजेस द पीएच, एल्कलिनाइज करता है। सो दैट इज व्हाई दीज डायूरेटिक्स दे एल्कलिनाइज द यूरिन, ठीक है। यूरिन का पीएच बढ़ गया, एल्कलीन हो गया, तो बॉडी में क्या होगा, एसिडोसिस, बिकॉज बॉडी का बाइकार्बोनेट लूज हो रहा है। भाई जो चीज यूरिन में ज्यादा जा रही है तो बॉडी में कम हो गई, तो दीज डायूरेटिक्स विल कॉज एसिडोसिस इन ब्लड। ओके, क्लियर है। सो द नेट इफेक्ट इज इनहिबिशन ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है,
रिजॉर्प्शन इन पीटी एंड माइल्ड अल्कलाइन डायूरेसिस. क्लियर है? अच्छा, बट बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी है, हमारी हीमोस्टेसिस ऐसी है, ट्राइज टू इट ट्राइज टू ब्रिंग एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल. भले ही एसिडोसिस हो रहा है बिकॉज ऑफ यूज ऑफ दीज डायूरेटिक्स, आवर बॉडी विल अडेप्ट नाउ व्हेन इट सेंसेस कि बाइकार्बोनेट लूज हो रहा है, कोई ड्रग आ गई जिसने ये किया है एंड इन द बॉडी देयर इज एसिडोसिस. सो बॉडी इज गोइंग टू एडजस्ट इटसेल्फ. एडजस्ट कैसे करेगी? इट विल ट्राई टू फिल्टर लेस बाइकार्बोनेट इन द यूरिन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में बाइकार्बोनेट पहुंचेगा ही कम. तो जब कम पहुंचेगा तो ये ड्रग अब अपना काम नहीं कर पाएगी. जब बाइकार्बोनेट ही नहीं है तो इनहिबिट किसको करेगी? तो सेल्फ लिमिटिंग एक्शन होता है इस डायरेटिक का. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कि इनिशियली व्हेन यू गिव दिस ड्रग, तो इनिशियली वी विल सी द इफेक्ट्स, but after some time, because of changes in the body's physiology, adaptation in the body, this action will be waned. Self limiting action हो जाएगा. Okay? अच्छा, अब कौन सी ड्रग है? एसिटाजोलामाइड. अभी तो मैंने सिर्फ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर आई एम सेइंग कि ये एक डायरेटिक है. व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रग इन दिस क्लास? एसिटाजोलामाइड. दिस इज वन इंपॉर्टेंट ड्रग बिकॉज हम इसको प्राइमरली एज अ डायरेटिक तो यूज नहीं करते. वी आर नॉट यूजिंग इट फॉर इंडिकेशंस लाइक एडेमा एंड अदर्स, बट हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं विच आर एक्स्ट्रा रीनल वेयर वी आर यूजिंग दिस ड्रग, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट ड्रग लाइक इंट्राऑक्यूलर टेंशन, लाइक ग्लोकोमा. यू मस्ट हैव ऑल हर्ड, और एएनएस में शायद पढ़ा भी होगा मैनेजमेंट ऑफ ग्लोकोमा. शायद याद हो. नहीं याद है तो एटलीस्ट आज घर जाके एक बुक खोल के एटलीस्ट वो पार्ट पढ़ लेना. ग्लोकोमा में वी आर यूजिंग एसिटाजोलामाइड और वी आर यूजिंग दिस क्लास ऑफ ड्रग कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स. सो वहां पे भी काम यही है. ठीक है? इट इज कॉजिंग डिक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर ज्यादा बनेगा तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज्यादा होगा. ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट यूज आता है इन केसेस ऑफ लाइक सीएनएस में, बिकॉज CO2 का लेवल बढ़ जाता है ब्रेन में बिकॉज ऑफ यूज ऑफ दिस ड्रग. ठीक है? CO2 ज्यादा हुआ मतलब pH कम हो गया. एंड व्हेन दिस चेंज हैपेंस इन ब्रेन, तो इफ समबडी इज हैविंग टेंडेंसी ऑफ सीजर्स, एपिलेप्सी की टेंडेंसी अगर किसी में है, तो सीजर की थ्रेशोल्ड इंक्रीजेस. द थ्रेशोल्ड ऑफ occurrence of seizure, the threshold of occurrence of epilepsy increases if pH decreases. Clear है everybody? सिंपल से फैक्ट याद रखो कि जब pH कम होता है, जब CO2 ज्यादा होता है ब्रेन में, तब थ्रेशोल्ड इंक्रीजेस, तो सीजर के होने के चांसेस कम हो जाते हैं. थ्रेशोल्ड, जिस ट्रिगर पे सीजर होगा वो ट्रिगर अब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई इट वाज फाउंड दैट इट इज यूजफुल इन सीजर्स. ठीक है? सो इट कैन बी यूज्ड एज एन एडजुवेंट. अगेन फर्स्ट लाइन ड्रग तो नहीं है, बट एज एन एडजुवेंट इट कैन बी यूज्ड इन एपिलेप्सी. ग्लोकोमा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सेकेंड क्या है? टू अल्कलिनाइज यूरिन. ये कहीं जनरल फार्माकोलॉजी में कभी पढ़ा होगा कि हमको यूरिन अल्कलिनाइज करनी होती है. कब करनी होती है? ड्रग टॉक्सिसिटी. कौन सी? किसी भी ड्रग टॉक्सिसिटी में, एसिडिक ड्रग्स. हाँ, लाइक क्यों करेंगे? इफ यू रिमेंबर द फैक्ट, इफ अ ड्रग इज एसिडिक, वीक एसिडिक ड्रग होती है, तो वो एल्कलाइन पीएच में डिसोसिएट हो जाती है. इट ब्रेक्स डाउन, पोलराइज हो जाएगी. वंस इट इज ब्रोकन डाउन, तो वो अब रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाएगी. इट गेट्स ट्रैप्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल. नाउ इट कैन बी इजिली एक्सक्रीटेड आउट. अगर हम चाहते हैं, देयर इज अ केस ऑफ पॉइजनिंग विद एन एसिडिक ड्रग एंड वी वांट कि ये ड्रग जल्दी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, वापस रीएब्सॉर्ब नहीं हो, तो हम यूरिन को एल्कलिनाइज कर देते हैं. ट्रैप कर लेंगे उस ड्रग को इन द यूरिन. राइट? सो देयर वी कैन यूज दिस ड्रग. Fourth important use, this is exclusively for this diuretic, is acute mountain sickness. This is not motion sickness, mountain sickness. Sickness we experience because when we ascend to high altitudes. That is also because of changes in the gaseous pressure. Okay? And because this drug is causing changes in the CO2 levels. Therefore, this drug is of use in mountaineers.
माउंटेन सिकनेस के लिए सिम्टोमैटिक रिलीफ देती है एसिटाजोलामाइड. सो दिस यूज यू शुड नॉट फॉरगेट बिकॉज दिस इज एक्सक्लूसिव टू दिस क्लास ऑफ डायूरेटिक. इज दिस क्लियर? कैन यू ऑल जस्ट name the uses that I have just told you? First is glaucoma. Second, alkalinized urine. Third, as an adjuvant in epilepsy. Fourth, mountain sickness. हम कौन सी ड्रग की बात कर रहे हैं? Acetazolamide. Very good. Adverse effects I am not naming because it is just expansion of the actions of this drug. ठीक है? Okay. ये तो बहुत easy है. A group of college students is planning a carbonic anhydrase inhibitor such as acetazolamide. They should use this to prevent altitude sickness, मतलब mountain sickness. High altitudes पे जाते हैं तो mountain sickness होती है. Next class of weak diuretics is potassium sparing diuretics. This is important. Important क्यों है? Because primarily हम इसको as a diuretic use नहीं करते. बिकॉज ये वीक डायूरेटिक्स हैं, बहुत ज्यादा डायूरेसिस नहीं कराएंगे. लेकिन जैसा इनका नाम है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, तो ये हम एज एन एडजुवेंट यूज करेंगे. किसके साथ एडजुवेंट यूज करेंगे? लूप डायूरेटिक्स और थायजाइड्स. क्यों यूज करेंगे? वेरी गुड. बिकॉज वी नाउ नो, वी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल दैट लूप डायूरेटिक्स एंड थायजाइड डायूरेटिक्स दे बोथ they have got good efficacy, लेकिन जितनी अच्छी इनकी efficacy है उतना ही ज्यादा ये पोटेशियम का लॉस करवाते हैं. All of you now remember this. We don't want this because our body and our cardiac functioning is very sensitive to potassium levels. जरा सा भी बढ़ता घटता है the cardiac rhythm may change. ठीक है? Muscular functioning will change. We don't want this. और अगर हमें डायूरेटिक यूज करनी है बिकॉज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन, तो हमें कुछ करना पड़ेगा इस हाइपोकलीमिया का. उसको करने के लिए हमें उनके साथ एक ऐसी ड्रग देनी पड़ेगी जो पोटेशियम के लॉस को कम करे. वो ये है. ठीक है? इसमें दो क्लासेस आती हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स की. अगर हम बात करें, सो वी हैव टू क्लासेस ऑफ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स. फर्स्ट इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट. Aldosterone antagonist. Second is renal epithelial sodium channel inhibitors. I'll just show you the diagram first. Just look at this diagram. Again, this is one tubular cell which is present in the collecting duct. आपकी पूरी किडनी ही इसी पे चलती है. ठीक है? ट्यूबुलर सेल होगी, ल्यूमिनल सरफेस होगी, बेसोलेटरल सरफेस होगी. ठीक है? So ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट की ट्यूबुलर सेल है. ठीक है? ये वाला लेफ्ट साइड इज ल्यूमिनल साइड, राइट साइड इज द बेसोलेटरल साइड. अब प्लीज रिमेंबर, हम कलेक्टिंग डक्ट में जब पहुंचता है जो भी यूरिन फिल्ट्रेट पहुंच रहा है, उसमें जितना भी सोडियम का लोड है, दैट दिस कलेक्टिंग डक्ट इज विल ट्राई टू रीएब्सॉर्ब इट. कैसे रीएब्सॉर्ब करेगा? विद द हेल्प ऑफ सम चैनल्स. उन चैनल्स को कहते हैं एपिथेलियल सोडियम चैनल्स. ठीक है? सोडियम चैनल्स दिख रहे हैं, ये सिलिंड्रिकल ब्लू सिलिंडर्स, दीज आर द सोडियम चैनल्स, एपिथेलियल सोडियम चैनल्स. ठीक है? इनके थ्रू ही सोडियम विल बी टेकन अप बाय द सेल. बिकॉज द सेल इज टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज, इट इज गोइंग टू गिव बैक सम पॉजिटिव चार्ज. तो नीचे जो पिंक सिलेंडर है, इसके थ्रू पोटेशियम चैनल के थ्रू पोटेशियम विल बी लॉस्ट. अब हमारी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ इस प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं. अब ये दो तरीके से इस प्रोसेस को ब्लॉक कर सकते हैं. प्लीज बी वेरी केयरफुल हियर. देयर आर टू वेज बाय विच वी कैन स्टॉप दिस प्रोसेस. ठीक है? एक तरीका है कि ये जो एपिथेलियल सोडियम चैनल्स हैं, इनके प्रोडक्शन को हम बंद कर दें, इनहिबिट कर दें, ताकि ये बने ही ना सेल के अंदर. जब ये बनेंगे ही नहीं तो ये सेल के ल्यूमिनल सरफेस पे नहीं जाएंगे. अब वहां नहीं पहुंचेंगे तो सोडियम रीएब्सॉर्ब नहीं होगा. इज दिस क्लियर? ठीक है? दिस इज वन मैकेनिज्म. सेकेंड मैकेनिज्म कैन बी कि ठीक है, बन रहे हैं तो बनने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ल्यूमिनल सरफेस पे एपिथेलियल सोडियम चैनल्स हैं, कोई ऐसा ड्रग यूज कर लो कि जो इस चैनल को इनहिबिट कर दे. हु इज टॉकिंग? ठीक है? दिस इज द सेकेंड मैकेनिज्म. मतलब या तो चैनल्स को बनने से रोक दो या चैनल्स को ब्लॉक कर दो. राइट? दिस इज
द टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। पहला मैंने बोला था एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में आती है ड्रग स्पाइरोनोलैक्टोन। कैन यू सी दैट ड्रग हियर इन दिस डायग्राम? स्पाइरोनोलैक्टोन सबको दिख रही है, एक ग्रीन बॉक्स के अंदर दिख रही है, वो रही स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट स्पाइरोनोलैक्टोन इज द नेम ऑफ द ड्रग, इट इज द नेम ऑफ द पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक। ये क्या करती है? इट इज सिंपली एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। क्या है ये? एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। अब एल्डोस्टेरोन क्या था? इट इज अ सब टाइप ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है तो क्या करता है ये? प्रोटीन सिंथेसिस में चेंजेस करता है। इट कॉजेज चेंजेस इन प्रोटीन सिंथेसिस। हम यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट की बात करें, डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत एग्जॉस्टिव नहीं रखते, स्ट्रेट अवे बात करते हैं। एल्डोस्टेरोन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है, इस सोडियम एपिथेलियल चैनल्स के सिंथेसिस को बढ़ाता है। आर यू गेटिंग दिस? Aldosterone increases the synthesis of the sodium channels in collecting duct. Can you remember this? ठीक है, and what was spironolactone doing? It is aldosterone antagonist. It will prevent aldosterone from doing this. ठीक है, so spironolactone prevents the synthesis of sodium channels, and that's how it is causing potassium sparing diuresis. Okay? Is it clear? दूसरी ड्रग है अमाइलोराइड। कैन यू सी दिस ब्लू सिलेंडर आउटसाइड? दिस अमाइलोराइड ये क्या करेगी? वो दूसरा मैकेनिज्म करेगी। दूसरा क्या मैकेनिज्म था? इट विल स्ट्रेट अवे इनहिबिट द सोडियम चैनल्स। जैसे भी बन रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आएगी सीधे सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देगी, इनहिबिट करेगी। अब नाउ यू टेल मी, हमने दो ड्रग्स देख ली, स्पाइरोनोलैक्टोन और अमाइलोराइड। विच ड्रग इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन? स्पाइरोनोलैक्टोन। जब तक स्पाइरोनोलैक्टोन अपना काम कर रहा है, सॉरी, जब तक एल्डोस्टेरोन नहीं होगा स्पाइरोनोलैक्टोन काम ही नहीं करेगी, क्योंकि वो तो एल्डोस्टेरोन को जाके इनहिबिट करेगी। यदि एल्डोस्टेरोन ही नहीं है तो इनहिबिट किसको करेगी? सो स्पाइरोनोलैक्टोन नीड्स द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। अंडरस्टूड? अमाइलोराइड हैज नो सच प्रॉब्लम। वो तो उसको एल्डोस्टेरोन है या नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो सोडियम चैनल्स दिखेंगे, इट विल कम एंड इनहिबिट इट। ठीक है, दिस वाज अबाउट योर पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। ठीक है, uses, I'll just read out. It is used only in combination, that I have been repeatedly telling you, because they are not strong diuretics. We use them in combination to counteract the potassium loss. ठीक है, can you relate it now? Because of thiazide or loop diuretics. ठीक है, second point देखो, when we use diuretics for some prolonged period of time, तो कभी कभी क्या होता है, ऑब्वियसली आवर बॉडी विल नेवर गिव अप, आवर बॉडी विल ऑलवेज ट्राई टू फाइट बैक, कि हमने डायरेटिक ड्रग दी, डायरेसिस हो रही है, बॉडी विल ट्राई कि भाई ये डायरेसिस नहीं हो, तो इट विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर एल्डोस्टेरोन so that it can counteract and counteract this effect of diuretic. तो जब बॉडी एल्डोस्टेरोन ज्यादा बनाने लगे इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोलॉन्ग डायरेटिक यूज, तो हम उसको कहते हैं डायरेटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, डायरेटिक रेजिस्टेंस मतलब अब डायरेटिक अपना रिस्पॉन्स नहीं शो कर पाएगी, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो व्हाट डू यू थिंक, विच ड्रग कैन कम इन यूज हियर? Our body develops resistance to diuretics because of increased production of aldosterone. ठीक है, तो अगर हमें इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है, ठीक है, कि डायरेटिक रेजिस्टेंस जो हो रही है इट इज बिकॉज ऑफ एल्डोस्टेरोन ओवर प्रोडक्शन, इसको मुझे ठीक करना है तो मुझे क्या देना चाहिए? स्पाइरोनोलैक्टोन की अमाइलोराइड?
स्पाइरोनोलैक्टोन बिकॉज इट इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट स्ट्रेट अवे भाई। एल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंस कर रहा है, उसी को तो हमें रोकना है। उसको रोकने के लिए दवाई कौन सी है? स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है। Interactions again I am not discussing because now it is self-explanatory because they are preventing loss of potassium. So if you give it with any drug which increases potassium levels, it is going to enhance hyperkalemia. ठीक है। So it is a self-explanatory interaction. You have to remember this. ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लास्ट डायूरेटिक मैनिटॉल, ये भी मैंने पढ़ के आने के लिए बोला था। किसी ने पढ़ा? चलो, आई जस्ट स्पेंड 2 minutes ऑन दिस बिकॉज इसके बाद ADH है। नो मैम नहीं, अब क्या कर सकते हैं, या तो तुमने पढ़ के आना चाहिए था ना बेटा। ये सारा तो तुम्हारा पढ़ने का काम था। चलो, जस्ट गिव मी 5 minutes, आई ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग इन 5 minutes, ओके। अभी तो टाइम 15 मिनट बचे हैं वैसे। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, जैसे दे से ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, हमने क्लासिफिकेशन में कल देखा था कि दे आर ऑल्सो वीक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हैं तो मतलब क्या हुआ? दे विल कॉज डायूरेसिस बाय वर्च्यू ऑफ ऑस्मोसिस। ये लाइक मैनिटॉल, मैनिटॉल इज एन ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ये फार्मेकोलॉजिकली इनर्ट है, ठीक है। इट कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए हम इसको ओरली नहीं देते, हम इसे पैरेंटरली देते हैं। वी इंट्रोड्यूस दिस मैनिटॉल इनटू द सर्कुलेशन, इट रीचेस द ट्यूब्यूल्स, जहां पे भी जाता है बिकॉज इट कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। उस फ्लूइड में इट इंक्रीजेस द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। एंड वाटर की तो टेंडेंसी है कि भाई हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक, इट इज गोइंग टू क्रॉस मूव अलोंग दी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ठीक है। ठीक है, तो हाइपो ऑस्मोटिक एरिया से हाइपर ऑस्मोटिक एरिया में वाटर मूव करेगा। तो रीनल ट्यूब्यूल में जब मैनिटॉल है, इट इज गोइंग टू कॉज हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल फ्लूइड। तो उस हाइपर ऑस्मोलैरिटी को ठीक करने के लिए वाटर विल मूव इनटू द ट्यूब्यूलर फ्लूइड एंड दिस इज हाउ इट इज कॉजिंग डायूरेसिस। बहुत सिंपल है, तभी हम इसको ऑस्मोटिक डायूरेसिस बोलते हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड मच टाइम ऑन टू दिस बिकॉज ये इतना सिंपल है, ये आप सेल्फ रीड कर सकते हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू डिस्कस मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर टूडेज क्लास, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आई एम अगेन सेइंग बिकॉज फ्राइडे को फिर से ट्यूटोरियल है यार, अब सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, इस बार प्लीज पढ़ के आ जाना, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन, ADH। व्हाट आई कैन से इज नाउ फ्रॉम हियर, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे अब हमें उसको रिवर्स करना है। अभी तक हम डायूरेसिस पढ़ रहे थे, डायूरेटिक ड्रग्स पढ़ रहे थे, अब हमें उसका उल्टा पढ़ना है, एंटी डायूरेटिक्स। एंटी डायूरेटिक्स का मतलब क्या है? बिल्कुल उल्टा। दे आर गोइंग टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, दे विल रिड्यूस द वाटर कंटेंट इन यूरिन। बट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां याद रखनी है, दे डू नॉट अफेक्ट द salt excretion. They are not affecting the reabsorption of electrolytes. They are only affecting the reabsorption of water. ठीक है? So एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन सा है अपने बॉडी में फिजियोलॉजिकल? सामने लिखा है ADH, और क्या कहते हैं इसको? वैसोप्रेसिन, ठीक है। दिस इज आवर फिजियोलॉजिकल लाइक नॉर्मल हार्मोन विच इज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन दी, अच्छा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिंथेसाइज होता है, हाइपोथैलेमस। ये डायग्राम याद कर लेना। हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ नर्व फाइबर्स इट रीचेस दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहां पे इट इज स्टोर्ड अलोंग विद ऑक्सीटोसिन। सो ADH, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज एंड प्लीज अच्छे से ध्यान रख लेना, ADH इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। आर्जिनिन AVP, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन AVP, ठीक है। इट इज रिलीज्ड
released from posterior pituitary, synthesized in the hypothalamus. रिलीज क्यों होगा? इसका ट्रिगर क्या होता है? कब रिलीज होगा? फटाफट बताओ जल्दी जल्दी. ये तो हाइपोवोलीमिया. वेरी गुड. एंड फीडबैक रेगुलेशन. ठीक है. ADH रिलीज इज गवर्न बाय टू थिंग्स, ऑस्मो रिसेप्टर्स एंड वॉल्यूम रिसेप्टर्स. ऑस्मो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस में है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करेंगे. ठीक है. वॉल्यूम रिसेप्टर्स हमारे वैस्कुलेचर में, लाइक लेफ्ट एट्रिया, वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी वेन्स में है. ठीक है. तो जब भी या तो हमारी वॉल्यूम कम हो रही है, ब्लड की वॉल्यूम अगर कम है मतलब हाइपोवोलीमिया, या फिर प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, दोनों ही कंडीशंस, अगर कुछ इनमें से कोई भी एक हो, ये दोनों ही कंडीशंस ट्रिगर करती हैं रिलीज ऑफ वेसोप्रेसिन. समझ में आ रहा है? क्योंकि वेसोप्रेसिन एंटी डायूरेसिस करेगा, इट विल कंजर्व वाटर. तो वाटर ये क्यों कंजर्व करना चाहेगा? जब इसको लगेगा कि बॉडी में वाटर कम है, वाटर कम मतलब हाइपोवोलीमिया, जब प्लाज्मा में या ब्लड में देयर इज हाइपोवोलीमिया या फिर देयर इज इंक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा, ये दोनों ही कंडीशंस ट्रिगर करेंगी रिलीज ऑफ वेसोप्रेसिन. एंड वंस इट इज रिलीज, इट इज गोइंग टू कॉज डिक्रीज्ड यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन कम बनेगी तो वॉल्यूम, वाटर विल बी प्रिजर्व्ड. इट विल ट्राई टू इंक्रीज द वॉल्यूम. ठीक है. कैसे काम करता है? स्ट्रेट अवे चीज है. वेसोप्रेसिन की बात कर रहे हैं. ठीक है. दो रिसेप्टर्स है, V1 एंड V2. ठीक है. क्योंकि ये एंटी डायूरेसिस की बात हम कर रहे हैं, सी V2 रिसेप्टर्स बहुत सिंपल है. V2 is present on collecting duct. If you can recall, collecting duct, normally it is impermeable to water. Yes or no? इसकी permeability to water कैसे आती है? How is it able to reabsorb water? With the help of some special channels, water channels, aquaporins. Very good. ठीक है. इतना ही याद रखना है आपको. कलेक्टिंग डक्ट में वी हैव वाटर चैनल्स विच आर कॉल्ड एक्वापोरिन्स. ठीक है. ये एक्वापोरिन्स जितने ज्यादा होंगे उतना वाटर रीएब्जॉर्ब होगा कलेक्टिंग डक्ट से. ठीक है. वेसोप्रेसिन एक्ट्स ऑन V2 रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है. एंड जब ये रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, द्वित यू आर सपोज टू नो द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म सारे को. ठीक है. आई एम नॉट टीचिंग देम बट यू शुड नो. सो V2 रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होते हैं, दे इंक्रीज द एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्वापोरिन्स. मतलब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जितने भी वाटर चैनल्स हैं वो सरफेस पे आ जाएंगे. इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर चैनल्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ सेल टू द सेल मेम्ब्रेन. राइट. सो ये एक्वापोरिन सेल सरफेस पे आ गए तो अब वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा. इजी है. सो वेसोप्रेसिन इज कॉजिंग एंटी डायूरेसिस थ्रू V2 रिसेप्टर. प्लीज रिमेंबर दिस. किडनी पे V2 रिसेप्टर है विच कॉजेज एंटी डायूरेटिक इफेक्ट. अब दूसरा रिसेप्टर क्या करेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, V1. ठीक है. V1 बस इतना याद रख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स पे प्रेजेंट है. बस तीन चीजें, ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स, प्लेटलेट्स. ठीक है. V1. ओके. वहां पे क्या करेगा? सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट करेगा. वेजो कंट्रैक्शन, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, प्लेटलेट एग्रीगेशन. इतना याद रह सकता है. इतना याद रह गया तो ये काम खत्म हो गया हमारा यहां पे. कैन यू जस्ट रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड? V1 एक्शन क्या है? वेजो कंस्ट्रिक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्लेटलेट एग्रीगेशन. ठीक है. V2 एक्शन किडनी पे एंटी डायूरेटिक इफेक्ट. ठीक है. अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस सुनते चलो. 2-4 मिनट में वी आर फिनिशिंग इट. एक्शंस वही हो गए. किडनी में वाटर रीएब्जॉर्प्शन, ब्लड वेसल्स आई हैव टोल्ड यू वेजो कंस्ट्रिक्शन,
वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो मतलब ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, ठीक है। अदर एक्शंस, विसरल स्मूथ मसल्स में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, ठीक है। प्लेटलेट एग्रीगेट कराएगा, ये भी बताया। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्लॉटिंग फैक्टर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएगुलेशन फैक्टर 8 इज वॉन विलिब्रेन, है ना। फैक्टर 8 हीमोफीलिया, ठीक है। सो वॉन विलिब्रेन फैक्टर एंड कोएगुलेशन फैक्टर 8 ये दोनों ही होते हैं ना उसमें, वो इसका प्रोडक्शन बढ़ा देता है वेसोप्रेसिन। ये एक इंपॉर्टेंट ऑफ द ट्रैक एक्शन है, ये याद रहना है आपको, ये याद रखना है, ठीक है। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज जस्ट द विजुअल कि ये जो दिख रहे हैं आपको ट्रम्पेट शेप के कोनिकल स्ट्रक्चर्स, दीज आर वाटर चैनल्स, ठीक है। ये वाटर चैनल्स सरफेस पे आ जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेसोप्रेसिन, ठीक है। इतना मत झिलो यार, 2-4 मिनट के लिए पढ़ लो। वेसोप्रेसिन, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो तुम्हें याद रखने चाहिए। वाइवा में पूछते हैं। वेसोप्रेसिन हम कभी भी ओरली नहीं देते, ठीक है। क्यों नहीं देते? बिकॉज इट कैन बी डिग्रेडेड बाय द एंजाइम ट्रिप्सिन, सो वी जनरली गिव इट पेरेंटरली। एंड वाइवा में कभी कभी पूछते हैं, बहुत फेवरेट है, नेम वन ड्रग दैट यू कैन गिव इंट्रानेजली, तब यू आर लॉस्ट। कौन सी है, कैसे याद करे कौन सी थी, यू जस्ट डोंट नो। सो हाँ, क्या बोले, मुझे समझ आज नहीं सुनाई दिया, वरना अदरवाइज तो आई कैन वेरी इजिली कैच। सो वेसोप्रेसिन कैन बी गिवन इंट्रानेजली, ठीक है। यूजेस, जो एक्शन है वही यूजेस होंगे। डायबिटीज इंसिपिटस इज वन कंडीशन वेयर देयर इज एक्सेस लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन, सो उसमें हम यूज करते हैं, कौन सा एक्शन होगा, V1 या V2? डायबिटीज इंसिपिटस में कौन सा एक्शन काम आएगा, V2, बिकॉज इट इज V2 एक्शन विच इज एंटी डायरेटिक, एंड डायबिटीज इंसिपिटस में हमें एंटी डायूरेसिस करनी है। फिर हीमोफीलिया में विच एक्शन, V1, ठीक है। फिर बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन, बच्चों में, कुछ बच्चों में होता है, दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड, दे हैव द हैबिट ऑफ बेड वेटिंग, उसमें हमें क्या, कौन सा एक्शन दिखेगा, V2, अगेन एंटी डायूरेसिस। सो डेस्मोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन इज द एनालॉग ऑफ वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन इज अ फिजियोलॉजिकल हार्मोन, इसको अगर हमने सिंथेसाइज किया, सिंथेटिक फॉर्म बनाई, दैट इज डेस्मोप्रेसिन। एंड प्लीज रिमेंबर, डेस्मोप्रेसिन ओनली हैज V2 एक्शन, V2 एक्शन डेस्मोप्रेसिन शो करती है, डेस्मोप्रेसिन डज नॉट शो V1 एक्शन। मैं ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वाइवा में बहुत बार पूछते हैं कि डेस्मोप्रेसिन ही क्यों यूज करोगे बेड वेटिंग में, तुम टर्लीप्रेसिन यूज कर लो, वेसोप्रेसिन यूज कर लो। तो आंसर इज वी वुड वांट अ स्पेसिफिक V2 एक्शन दैट इज शोन बाय डेस्मोप्रेसिन। V1 एक्शन हमें चाहिए ही नहीं, तो हम क्यों यूज करें कोई और। टेरलीप्रेसिन हैज बोथ V1 प्लस V2, ठीक है। तो टेरलीप्रेसिन कैन बी यूज्ड इन ईसोफेजियल ब्लीडिंग, क्यों? ईसोफेजियल ब्लीडिंग पता है ना क्या होता है, हिमोप्सिस होती है उससे, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे, ईसोफेजियल अगर ब्लीडिंग हो रही है तो व्हाट, हाउ डू वी वांट टू स्टॉप इट? सर्जिकल मेथड्स तो है, ड्रग्स। प्लेटलेट एग्रीगेशन विल टेक सम टाइम। मान लो मैसिव ब्लीडिंग है, चलो वेजो कंस्ट्रिक्शन, जाहिर सी बात है भाई, वेजो कंस्ट्रिक्शन करोगे तो ल्यूमेन नैरो होगा, ब्लड लॉस विल बी लेस, वी विल गेट मोर टाइम टू सेव द पेशेंट, है ना। तो वी वुड वांट some drug which is having some constrictory effect, ठीक है, that will show V1 action। उस केस में हम टर्लीप्रेसिन यूज करेंगे। उस केस में डेस्मोप्रेसिन यूज कर सकते हैं क्या? कोई यूज नहीं है, क्योंकि उसके पास से V2 एक्शन है, ठीक है। इतना ही है, जस्ट डोंट वरी। एडवर्स इफेक्ट्स बस हाईलाइट कर देते हैं, कोई बात नहीं, 3 मिनट है। एडवर्स इफेक्ट्स आई जस्ट हाईलाइट, वो भी सिर्फ इसी वजह से हैं बिकॉज जो V1 एक्शन है दैट इज प्राइमरली वेसोकंस्ट्रिक्टरी एक्शन। तो इफ somebody is hypertensive, so do you think it is safe to use these drugs?
because it is also causing vasoconstriction. It will also cause increase in blood pressure, so we should not use. Somebody having ischemic heart disease, again ischemic heart disease में भी अगर हम कोई vasoconstrictor drug देंगे, it may worsen the condition. So these are the side effects also, and these are the contraindications also of these drugs. ठीक है?